गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक स्पेशल मैथ्स के कोर कॉन्सेप्चुअल बैच में। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज की इस लाइव क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहां तक मैंने कल आपको पढ़ाया था उसी के आगे से पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत किया जाए। तो क्लासिफिकेशन अभी नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे और आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले तो आपको समझाया कि नंबर्स जो हम लोग उपयोग में लाते हैं वो क्या है। वो जो है पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम बनता किससे है? 10 सिंबल से बनता है, 0 से लेकर 9 तक। उन्हीं के उपयोग से सभी संख्याएं बनाई जाती हैं। अगर हम सभी संख्याओं के नाम अर्थात उनकी परिभाषा को डिफाइन करना चाहें, जो अलग अलग संख्याओं को हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए मैंने संख्या की एक ओरिजिन शुरुआत बताई जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया, रियल और इमेजिनरी नंबर। फिर से मैंने कल आपको ये स्पष्ट किया था, अगर याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। कॉम्प्लेक्स को दो भागों में रियल और इमेजिनरी में बांटा गया। रियल नंबर्स को परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया। मैंने इन दोनों के बारे में बताया कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। इन दोनों को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में? रैशनल नंबर के बारे में। तो आप लोग आज की क्लास में सब लोग कॉपी में हेडिंग करेंगे किसके बारे में? रैशनल नंबर के बारे में। चलिए, रैशनल नंबर को हम लोग यहाँ पर पहले से डिफिनीशंस पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आज रैशनल नंबर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि डिफिनीशन तो हमने पढ़ ही लिया है ना कि P/Q के रूप में होता है, पहले से पढ़ाया गया है। इसको आप लोग स्पष्ट कर दीजिए। एक बात जरूर दिमाग में रखे रहिएगा, हम किसी भी रैशनल नंबर परिमेय संख्या को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पष्ट करूं, इससे पहले भी मैंने आपको कन्फर्म किया था कि मैं अपने हिसाब से अगर मैं प्लानिंग करूं या सोच पाऊं संख्याओं के बारे में, तो मेरे दिमाग में आता है कि सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। काल्पनिक संख्या एक प्रेजेंटेशन है कि आप किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल जब निकालने जाते हो, वो कौन सी संख्या जो कि नेगेटिव होती है, तब जाकर संख्या कहीं से काल्पनिक बनती है। मतलब संख्या काल्पनिक होती नहीं है, संख्या काल्पनिक बनती है। उसी प्रकार से अगर हम वास्तविक संख्याओं को, हमने जैसे अपने दिमाग से सोच लिया कि सभी तो भाई वास्तविक होती हैं, वो बन जाती है, इसलिए वो काल्पनिक हो जाती है। बाकी रियली में दे ऑल आर द नंबर्स आर द रियल नंबर, वो सब के सब वास्तविक है। उसी प्रकार से मैंने जब आपको परिमेय अपरिमेय पढ़ाया था तो मैंने कहा भैया सब परिमेय होते हैं, ऑल द नंबर्स आर द रैशनल नंबर। बट एक प्रेजेंटेशन फिर होता है कि कोई रूट में हम लोग किसी, मतलब ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनका जब वर्गमूल निकालने जाते हैं तो वह संख्या क्या बन जाती है? अपरिमेय बन जाती है। बाकी नंबर तो सब आपके परिमेय ही होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ कि इसकी क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण मैं आपको समझाऊँ तो कैसे होगा, इसको थोड़ा समझिएगा। अगर मैं कह दूं कि दे जितना भी नंबर था जिसको आपने रियल नंबर बोला था, उस रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर आपका यही नंबर लाइन पे था। ये रियल नंबर को हम ऐसे प्रेजेंट कर दे रहे हैं जहां से परिमेय अपरिमेय दोनों बटा था। यहाँ बीच में 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ऐसे बढ़ते चले गए प्लस इन्फिनाइट तक पहुंचे थे। यहाँ पर -1 था, -2 था, -3 था, -4 था, ऐसे सोन माइनस इन्फिनाइट तक पहुंचे थे। करेक्ट है। अब मैं आपको कह दूं कि जो परिमेय होगा उसको पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग होगा आपका इंटीजर। इंटीजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक। प्रेजेंट किया जाता है दो सिंबल से, एक तो आई होता है, दूसरा जेड होता है। करेक्ट है। एक तो आई से प्रेजेंट करेंगे, दूसरा जेड से। दूसरा पार्ट हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब एक तरह से दो पार्ट में आपका रैशनल बढ़ जाता है। एक इंटीजर पार्ट जिसे पूर्णांक कहते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट जिसे हम भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। करेक्ट है। अब आप इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैं पूर्णांक लिख रहा हूं और आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर देना। एक क्वेश्चन करूंगा, उसका सोल्यूशन आप आंसर दीजिएगा। मैंने कहा देखो पूर्णांक क्या है। एक मैंने ऐसे एक कलेक्शन बना दिया और कलेक्शन में मैंने कुछ नंबर्स को वहीं से देखकर लिखा। मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 सोन प्लस इन्फिनाइट। इधर चले आए -1, -2, -3 सोन माइनस इन्फिनाइट। अब आपके पास देखिए कलेक्शन जो बनकर आया, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। इसी को आपने क्या बोला? पूर्णांक बोला। मुझे आप में से प्रत्येक लोग, जो लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, कंफर्म करें कि ये जो इंटीजर का कलेक्शन मैंने बनाया और जो रियल का कलेक्शन बनाया, इन दोनों कलेक्शंस में कोई फ़र्क है कि दे आर इक्वल? मतलब हमने कहा कि सेम है कि नहीं है। जो दो कलेक्शन हमने दिखाया आपको, एक ऊपर मैंने प्रेजेंट कर दिया था और एक नीचे प्रेजेंट कर दिया था। मुझे क्लियर बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, मतलब सेम है कि नहीं, एक जैसे हैं, एक है कि नहीं? कंफर्म करके थोड़ा बताइए, क्लियर बताइए, तो उसी हिसाब से हम आपको समझा पाएँ, उसी हिसाब से आपको हम क्लियर कर पाएँ। फटाफट सभी लोग मुझे क्लियर बताइए।
ये दोनों एक ही हैं कि कुछ अलग अलग हैं? आप लोग जो बता सकते हैं क्लियर कमेंट करिए। देखिए, बहुत लोगों के कहने हैं, बहुत लोग की बातें हैं कि सेम है, मतलब बातें जब समझ में आती सेम, आपको लगता भी है सेम है, लेकिन अगर आप सेम बता रहे हैं तो पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। सेम नहीं हो सकता है, और सेम बिल्कुल नहीं होगा। सेम कैसे हो सकता है बताइए? वो एक रियल नंबर है, वो कलेक्शन देखो लिखा है रियल नंबर, और एक इसका कलेक्शन इंटीजर। इसका मतलब आपके हिसाब से कि रियल नंबर और इंटीजर दोनों सेम हैं, उनका कलेक्शन, उनकी क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी इक्वल है? नहीं। याद करो, मैंने जब आपको रियल नंबर पढ़ाया था तो मैंने उस समय कहा था किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में हमेशा इन्फिनाइट रियल नंबर्स होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या भी बहुत बड़ी संख्या है, देखिए आपने देखा होगा, और उस परिमेय से भी बड़ा कौन है? रियल है। मैंने कहा ये जो लाइन है आप देख रहे हो कि कैसे लाइन बनाया है मैंने, तो लाइन बनाया है तो मैं देख रहा हूँ कि 0 से अगर मुझे 1 तक पहुँचना है तो ये गैप लाइन पर बना हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ गुजरने के लिए मुझे इन्फिनाइट नंबर क्रॉस करने पड़ रहे हैं। इसको सोचा जाए तो यह एक रेंज है, यह एक रेंज है, जबकि इसकी बात सोचा जाए तो यह एक सेट है। सेट मतलब समुच्चय, समूह। यहाँ 0 के तुरंत बाद 1 है, 0 और 1 के बीच कोई गैप नहीं है। 1 के बाद तुरंत 2 है, 2 के बाद 3 है, 1 के पहले -1 है, -1 के पहले -2 है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह एक सेट है, एक समुच्चय है, और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो वह एक रेंज है। वहाँ पर किसी एक पेयर, एक संख्याओं समूह के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत वास्तविक संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस कलेक्शन इज ए ह्यूज कलेक्शन, एक बहुत बड़ा समूह है। उस समूह को और इस समूह को कैटेगराइज और कंपेयर करना इतना आसान नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसको और इसको कैटेगराइज और कंपेयर हम जल्दी नहीं कर सकते, इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको सोचिए बहुत छोटा सा कलेक्शन है। अब आपको फर्क समझना है कि यह दो भागों को मिलाकर परिमेय बनाया, और परिमेय और अपरिमेय मिलकर तो रियल बने थे। अब थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा चलो इसी लाइन को ही हम पूरा मान लेते हैं, जबकि है नहीं, परिमेय मान लेते हैं। इसी लाइन को थोड़ा सा आप पूरा परिमेय मान लीजिए। मान लिया तो इसको मैंने कहा दो भागों में बांट दिया। कैसे बांटा समझिएगा। मैंने क्या किया कि जैसे लाइन पर जो पॉइंटर्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे बढ़ते जाइए। -1, -2, -3, -4, मैंने सबको उठाया, उठाकर ऐसे लाके यहाँ पटक दिया, रख दिया। तो ये सब के सब इंटीजर बन गए, और जो उनके बीच के गैप थे, उनको लाकर इधर सेट कर दिया, तो ये सब फ्रैक्शनल बन गए, अर्थात भिन्नात्मक बन गए। क्या डिफिनीशन दिया जाए? दो पूर्णांक संख्याओं के बीच की संख्याओं का समूह भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। मैंने कैसे समझा दिया, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा। मैंने कहा कोई भी दो पूर्णांक उठा लीजिए, कोई भी दो पूर्णांक उठाइए, उनके बीच का जो नंबर समूह है, जो उनके बीच का नंबर कलेक्शन है, वही आपका क्या है बताइए? वही आपकी भिन्नात्मक संख्या है। एकदम क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को। मैंने बताया कि दो भागों में संख्याओं को बांटा गया है, पूर्णांक संख्या और फ्रैक्शनल नंबर, दोनों की बात हमने किया। पूर्णांक को मैंने प्रेजेंट किया कुछ इस तरह से। अब पूर्णांक को डिटेल में मैं समझा तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इस लाइन की कैटेगरी दो भागों में डिवाइड करूं, परिमेय अपरिमेय के बाद अगर हम इसको पूरा परिमेय मानकर डिवाइड करते हैं, तो जो इनके प्रत्येक के बीच में था वही फ्रैक्शनल था, और जो एग्जैक्टली अपीयर्ड ऑन द लाइन था, जैसे मैंने आपसे कहा था, जिसका केवल एक वारिस हो, यही तो बोला था ना। अगर हम भिन्न बनाएं, हर बनाएं, अंश बनाएं, तो हर में हमेशा एक आए। तो उन्हीं सबको उठा के मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। आप देखे होंगे कि इनमें जितनी संख्याएं लिखी हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उनमें कहीं दशमलव का उपयोग नहीं होगा। अगर भिन्न बनाओगे तो आपको भिन्न के नीचे एक मिलेगा, हर में एक मिलेगा। यही आपका पूर्णांक है। अब मुझे इसी पूर्णांक को आपको ब्रीफ करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पूर्णांक और भिन्न दोनों का कॉम्बिनेशन और उसका रियल से क्या रिलेशन है समझ में आ गया होगा। आ गया ना? चलो, अब हेडिंग आप सबको अपनी कॉपी में करनी है इंटीजर। क्या करना है भाई? इंटीजर। चलिए, इंटीजर को क्या कहेंगे? इंटीजर को हम पूर्णांक कहेंगे। मैंने आपको जैसे पहले से ही कहा था कि इंटीजर पूर्णांक है, और डिनोट किससे करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, या तो आई से या तो जेड से। आई भी पूर्णांक है और जेड भी पूर्णांक है। हमने ऐसे इसको प्लाट कर दिया, -इन्फिनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनाइट, ऐसे बढ़ते चले गए। यही तो मैंने अभी ऊपर लिखा है।
दिस इज द इंटीजर। फिर ध्यान देना, इट्स अ सेट, ये समुच्चय है, समूह है, एक कलेक्शन है, इसमें सभी नंबर्स को मैंने एक एक इंडिविजुअल लिखा है, एक एक नंबर को लिखा है, कोई रेंज नहीं है। यहाँ 0 के तुरंत बाद 1 है, 0 और 1 के बीच कोई गैप नहीं है, 1 के तुरंत बाद 2 है, जैसे एक एक डिजिट को उठा उठा के रख दिया गया है, एक एक संख्या को उठा उठा के रख दिया गया है। इसको भी हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग होता है 0, पहला भाग क्या होगा 0। दूसरा भाग होगा पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आप i प्लस से लिख दीजिए या z प्लस से लिख दीजिए, जिससे मर्जी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही चीज़ है। इधर चले आए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को आप कैसे लिख दीजिए, ऐसे z माइनस से लिख दीजिए या तो i माइनस से लिख दीजिए, बात एक ही होती है। ठीक है, 3 भागों में आपका इंटीजर डिवाइड हो जाता है। नेगेटिव इंटीजर इधर का पूरा भाग है, पॉजिटिव इंटीजर इधर का पूरा भाग है, और ये 0 जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन। मैंने आपको पहले भी बताया था 0 न्यूट्रल होता है। 0 सबसे मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये कॉन्सेप्ट, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन केवल बैलेंस करने के लिए होता है। वही स्थिति यहाँ पर भी 0 में है। 0 हैविंग नो एनी चार्ज, 0 ना किसी से जुड़कर कोई फर्क डालता है। सोचो डालता है, जोड़ दीजिए किसी में 0। मैंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी में मैं 0 रुपये ऐड कर देता हूँ, मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है, तो आपने कहा सर रहने ही दो, घटा दो 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए 0 का कोई, 0 बैलेंस करता है, 0 बैलेंस करता है। अब सुनिए, अब इसको भी हम थोड़ा सा और डिफाइन कर दें। अगर हम इस समूह के किसी भी जगह रहें और राइट जाएं, राइट मतलब दाहिने पक्ष में जाएं, अगर हम राइट मूव करेंगे कहीं भी रहकर, ये मत सोचिए कि यहाँ 0 से ही काउंट कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर राइट जाएं तो हमेशा हम बढ़ता क्रम देखेंगे। क्या देखेंगे, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम देखेंगे। और हम इस समूह के अगर लेफ्ट में जाएंगे, कहीं से भी लेफ्ट में जाएंगे, अगर आप लेफ्ट जाइएगा तो आप घटता क्रम देखेंगे। ठीक है, कहीं भी रहिए, ऐसा नहीं कि यहीं पर, जैसे आप यहाँ भी हैं ना, और लेफ्ट जाएंगे तो आप घटता क्रम, और राइट जाएंगे तो आपको हमेशा बढ़ता क्रम दिखेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। 0 के बगल जो सबसे पहला पॉजिटिव पूर्णांक होता है, 0 के बगल जो सबसे पहला पॉजिटिव पूर्णांक होता है, मैंने कहा ना, मतलब वेरी क्लोजर पॉजिटिव इंटीजर, जो 0 का सबसे नजदीक धनात्मक पूर्णांक है, वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। 0 के क्लोजर सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक कौन है, 1 है, और वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा। उसके बाद सारे पूर्णांक बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। 0 के बगल जो सबसे पहला नेगेटिव पूर्णांक होता है, वो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। उसके बाद सारे पूर्णांक क्या होते रहेंगे, आपके छोटे होते चले जाएंगे। जैसे 1 सबसे छोटा धनात्मक होता है, 1 सबसे छोटा धनात्मक, ये सब बातें एकदम क्लिक करिए, लिखिए अपनी कॉपी में। 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है, उसके बाद सारे के सारे बढ़ते चले जाते हैं। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और उसके बाद सबसे छोटे होते चले जाते हैं, क्योंकि माइनस में जितना आप बड़ा अमाउंट लिखोगे उतनी ही वैल्यू आपकी छोटी होती चली जाती है। ये समझ में आया कि नहीं आया जी? हाँ, सबको क्लियर हो रहा है? नहीं, यस। चलिए, अभी आपको क्लियर हो गया ना, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? नहीं, जल्दी से बता दें, यस क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, जो आगे की बात हम आपको समझाते हैं उसको थोड़ा पॉइंट करिएगा। अब यहीं से हम संख्याओं का फिर से एक डिवीजन, कुछ कैटेगरी और बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ से क्या किया कि पॉजिटिव 0 से लेकर पॉजिटिव की तरफ से हमने संख्याओं के 4 ग्रुप बना दिए, 4 पार्ट बना दिए। सबसे पहला पार्ट है, नोट करिएगा कॉपी में, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से प्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, हम लोग काउंटिंग पढ़े हैं, यस काउंटिंग पढ़े, हिंदी में गिनती पढ़े, हम लोग गणना करना सीखे हैं। जब हम मैथ शुरू किए थे पढ़ना, तो हम लोग को गिनती पहाड़े से ही मैथ प्रारंभ करके बताया गया था, पढ़ाया गया है, ये आपको याद होगा। गिनती कहाँ से पढ़ाई जाती है बताइए, 1 से पढ़ाई जाती है, मतलब जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है वहीं से गिनती प्रारंभ होती है।
काउंटिंग फ्रॉम द वन ऑलवेज, हमेशा गिनती एक से प्रारंभ होती है। हम लोग ऐसे इसको समझ जाएं कि नेगेटिव जो होते हैं ना, दरअसल वो नंबर रियल में नहीं होते हैं, वो एक नेचर वाइज उसी पॉजिटिव को नेगेटिव प्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन सही में पूछा जाए तो गणना एक से ही प्रारंभ होती है, इसलिए हम इधर से संख्याओं को काउंटिंग या गिनने वाली, गणना वाली संख्याएं ही कहते हैं। हमने कहा होल नंबर क्या है, आप होल नंबर को कह दीजिए सभी गणनात्मक संख्याएं बस जीरो से प्रारंभ हो जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखते चले जाइए। ऑल काउंटिंग नंबर, जैसे अगर मुझे डिफिनीशन देना हो, मैं यहीं पर देखिए डिफिनीशन इसकी दे देता हूं, सभी या ऐसे लिखता हूं, देखिए ध्यान से, 0 से प्रारंभ होकर, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, 0 से प्रारंभ होकर, मतलब यहां पर प्रारंभ आपको 0 से करनी है, प्रारंभ होकर सभी गिनी जाने वाली संख्याएं, सभी गिनी जाने वाली संख्याएं, ठीक है, सभी गिनी जाने वाली संख्याएं, ये क्या होती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। 0 से प्रारंभ करके सभी गिनी जा सकने वाली संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं। दूसरी परिभाषा आप लिखिएगा, दूसरी परिभाषा नेचुरल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप लोग क्लियर करिए। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो सही में नेचुरल होती हैं, कैपिटल एन से प्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। यहां पर बस अब आप यहां पर समझिए, सही गणना, सही कैलकुलेशन, सही गिनती नेचुरल नंबर है। आप कहीं किसी ग्रुप में किसी काउंटिंग को करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से, कहते हैं पहला 1 है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस तरह से काउंट करते हैं। तो सही में जो गिनती होती है वही नेचुरल नंबर है। जो हम स्कूल में गिनती पढ़े हैं, बस गिनती को इंड मत करिए। हम लोग स्कूल में 100 तक गिन करके छोड़ दिए हैं ना। गिनती को भी आप सोचो तो पहाड़ा ही है। कैसे बताइए? 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 1 का पहाड़ा पढ़ लो, वही गिनती है। 1 1 के 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5। जो 1 का पहाड़ा है वही गिनती है। बस उसको 100 पे मत रुकिए, गिनते जाइए, गिनते जाइए, गिनते जाइए। आप हम सब खत्म हो जाए, गिनती नहीं रुकेगी। तो जो गिनती होती है, काउंटिंग हो नंबर्स होते हैं, वही आपके प्राकृतिक संख्या कहलाते। हमने कहा 1 से प्रारंभ होकर, 1 से प्रारंभ होकर सभी गिनी जाने वाली संख्याएं, सभी गिनी जाने वाली संख्याएं क्या है बताइए? आपकी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए ऐसे इसको प्रेजेंट कर देते हैं, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर बढ़ते जाइए। इस तरह से आपने क्या कर दिया? नेचुरल नंबर को प्रेजेंट किया। अब आता है अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, जिसको आप लोग कहेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को आप हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। बोलिए, कहते हैं? हाँ, प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? कोई कंफर्म करे, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ही डाउट, कंट्राडिक्शंस होते हैं, विरोध होते हैं, लेकिन आप अभाज्य संख्या को थोड़ा समझिए, प्राइम नंबर क्या होता है। जी समझिएगा ध्यान से अभाज्य संख्या के। प्लीज आप सभी लोग पढ़ो, अभी बाद में हम लोग लास्ट में बात करते हैं। पहले भी ध्यान से सब लोग, केवल जो बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा, यहां मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, उसको मन लगा के सुनिए, इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है? अगर आप चक्कर में पढ़ोगे तो चक्कर ही हो जाएगा, घन चक्कर हो जाएगा। इसलिए सब लोग मन लगा के जितने शब्द, जितनी डिफिनीशन, जितनी परिभाषा पढ़ा रहा हूँ, उन सारी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिखिए, समझिए। मैं आपसे नोट्स मांगूंगा, ग्रुप में नोट्स मांगूंगा। नोट्स आपको देना होगा PDF के फॉर्म में। कैम स्कैनर होता है मोबाइल पर, आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के मुझे भेजिए। मैं जब कहूँगा तब भेजिए, ऐसे रोज एक एक पन्ना नहीं। जब एक चैप्टर होगा कंप्लीट तो मैं नोट्स मांगूंगा सबसे, नोट्स चेक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती है, कैसे है, क्या करना चाहिए था और क्या सुधार करना है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी केवल आपको परिभाषा पर ध्यान देना है, परिभाषा के एक एक शब्द को नोट करना है, इनमें हुई डाउट को डिस्कस करना है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। प्राइम नंबर। चलिए आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्या को हम कह दें कि धनात्मक पूर्णांक। जैसे आप ऐसे समझिएगा, चाहे आपने होल लिखा है, चाहे नेचुरल लिखा, चाहे मैं प्राइम लिख रहा हूं, इस सब की सब धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। मैंने कहा धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक जो केवल एक तथा स्वयं से ही विभाजित हों, एक तथा स्वयं से ही विभाजित हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसको शुरू कैसे करते हैं? शुरू हम 1 से नहीं कर सकते, इसकी शुरुआत 2 से होती है। 2 होगा,
फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा। अभी बहुत डिटेल से इनको हम समझाएंगे, अभी जनरल बात करिए। हमने कहा अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है, ध्यान सुनिएगा, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या, इधर लिख देते जिससे उधर परिभाषा दिखा सके। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंड मतलब क्या होता है? जो उस संख्या को विभाजित कर सके। इसके गुणनखंड ना 2 से ज्यादा होने चाहिए, ना 2 से कम होने चाहिए। और मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूं, दुनिया की कोई धनात्मक संख्या हो, पूर्णांक संख्या, एक को अगर छोड़ दिया जाए, एक को दिमाग से अगर निकाल दो, तो सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक के पास कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होगा। लेकिन जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होगा वही अभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने 2 लिखा, 2 का गुणनखंड केवल 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक दूसरा 2 हो सकता है। कोई संख्या 1 से जरूर कटती है। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या सबसे पहले कटती है तो 1 से कटती है, और सबसे अंतिम में कटती है तो खुद से कटती है। अब अगर किसी संख्या के पास यही 2 चारे हैं, यही 2 ऑप्शंस हैं, तो वही अभाज्य है, वही अभाज्य है। जैसे अगर मान लो हमने 3 लिया, 3 को काटने वाला सबसे पहले 1, अंतिम में 3। 5 लिया, 5 को काटने वाला 1, अंतिम में 5। डाउट लोग के मन में जो आता है 1 को लेकर के, जैसे परिभाषा इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है? धनात्मक पूर्णांक जो केवल 1 तथा स्वयं से विभाजित हो वही अभाज्य हो। इसको देखते ही आपके मन में भ्रम आएगा। कैसे? आपको 1 को लेकर डाउट आएगा। आप कहोगे सर जो 1 है वो भी तो खुद से कट रही है और 1 से कट रही है, तो वो क्यों अभाज्य नहीं है? तो इसलिए मैंने इसमें यहां पर प्रेजेंट कर दिया ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो, ना 2 से कम। जब मैं 1 को नोटिस करता हूं तो 1 का गुणनखंड काउंट 1 ही होता है, क्योंकि 1 खुद भी 1 ही है, तो इसलिए उसके काउंटिंग फैक्टर 1 हो गए। अब काउंटिंग फैक्टर अगर 1 हो गए तो मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या वो है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो, ध्यान से देखिएगा, ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम, ना 2 से कम। क्या बताइए? गुणनखंड। गुणनखंड ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम, वही अभाज्य है। इसलिए अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 2 से होती है। पहला अभाज्य कौन है? 2 है। अगला अभाज्य क्या है? 3 है। फिर कौन है? 5 है। फिर कौन है? 7, 11, 13, 17, 19, 23। अभी हम इस पर और चर्चा भी अभाज्य, भाज्य, सम, विषम सब कंफर्म करेंगे, चिंता मत करिए। पहले आज इस क्लासिफिकेशन को डन करिए आप लोग। अब जो अंतिम यहां पर कलेक्शन बनेगा धनात्मक का, वो होगा कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर को भी आप लोग पॉइंट करिएगा, जिसे हिंदी में कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन है? ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों। ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में बता रहा हूं, भाज्य के बारे में। ऐसी संख्या का समूह धनात्मक पूर्णांक। देखिए, धनात्मक पूर्णांक जिसके कम से कम, एटलीस्ट, जिसके अंग्रेजी में कहते हैं एटलीस्ट, कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। अगर आपको परिभाषा अपनी कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऐसी द पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग एटलीस्ट 2 फैक्टर। ऐसी संख्या धनात्मक, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा भी कम से कम किसी अन्य एक संख्या से विभाजित हो जाए, वही संख्या आपकी भाज्य संख्या है। मतलब हर संख्या के बारे में मैंने स्पष्ट कर ही दिया। 1 को छोड़ दें तो हर संख्या के 2 गुणनखंड तो तय हैं, निहित हैं, फिक्स हैं। लेकिन अगर उसके अलावा भी वह किसी और से कट जाए तभी वह भाज्य है। जैसे आप अगर कोई संख्या, जैसे मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं जैसे यहां पर मैं भाज्य को थोड़ा प्रेजेंट कर दूं आपके सामने ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा 4। 4 को पहले तो 1 काटेगा, फिर 4 काटेगा, फाइनली वह 2 से भी कट जाएगा। जैसे 6 है, 6 को 1 काटेगा, 6 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा। मतलब 1 और अंतिम तो है ही है, 1 और अंतिम तो है, इसके अलावा भी कम से कम एक संख्या उसको और काट देगी, वही संख्या आपकी भाज्य होगी। जैसे 9 है, ध्यान से देखिएगा, जैसे 9 है, 9 को 1 काटेगा, 9 खुद काटेगा, 3 भी काटेगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। इस हिसाब से भाज्य को कम से कम 3 लोग काटते हैं, अभाज्य को केवल 2 लोग काटते हैं। तो यही चीज आपको समझना है, इस बात को आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा।
मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसको आप लोग नोट एक बार, किसी को भी अगर किसी के मन में डाउट हो तो हमें बताएं, जिससे हम उसके हिसाब से उसको समझा सकें। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, एक बार जल्दी से बता दें। इतना सबको फाइनली क्लियर आया होगा, तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ तक आपका डन होता है। अभी इसमें एक समस्या और है, अभी मैं बाद में डिटेल में भाज्य को अभाज्य को समझाता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। बिल्कुल तलविंदर, सबसे छोटा कंपोजाइट नंबर जो भाज्य संख्या होगा धनात्मक में अगर देखा जाए तो 4 ही होगा। यस, एक होता ही नहीं, ना भाज्य ना अभाज्य, 2 अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर 4 होता है। बिल्कुल सही बात, एकदम सही आपने कहा। क्लियर है? चलो, अब आपने देखिए जो इंटीजर था, पूर्णांक, इंटीजर अर्थात पूर्णांक को आपने क्या किया था, आपने 3 भागों में बांटा था। एक तो 0, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। करेक्ट है ना? आपने जो अभी 4 कैटेगरी पढ़े या डिस्कस किए, वो क्या क्या डिस्कस किए? एक तो होल आपने डिस्कस किया, जिसे आप पूर्ण कहते हैं। एक आपने नेचुरल डिस्कस किया, जिसे प्राकृतिक कहते हैं। हाँ, एक आपने प्राइम डिस्कस किया, जिसको अभाज्य कहा हम लोगों ने, और एक कंपोजाइट डिस्कस किया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? भाज्य बोला। करेक्ट है? अब इसको हम लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन 2 और नंबर कैटेगरी होते हैं जिनको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या? समझिएगा, जिनको जानना जरूरी है कि हम हम इंटीजर को और 2 भागों में बांट सकते हैं, और हम उसको ना इधर रख सकते हैं ना केवल इधर रख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने अगर कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे पास पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें, क्योंकि हम पॉजिटिव को भी पूर्णांक बोलते हैं, नेगेटिव को भी पूर्णांक बोलते हैं, 0 को भी पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन अगर हम 0 से इधर होते हैं, 0 को लेकर, तो हम होल बनते हैं, नेचुरल बनते हैं, प्राइम बनते हैं, कंपोजाइट बनते हैं। बट कुछ नंबर, क्योंकि ये नंबर जैसे होल नंबर है, होल ऋणात्मक नहीं होता है, 0 से शुरू होता है, सभी काउंटिंग नंबर होल होते हैं। नेचुरल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, 1 से शुरू होता है, सभी काउंटिंग नंबर नेचुरल होते हैं। प्राइम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 2 से प्रारंभ होते हैं, 3, 7, 5 जो भी है आपके प्राइम है। कंपोजाइट नंबर भी आपके हमेशा धनात्मक होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको 2 ऐसे नंबर फेस करने के लिए मैं आपको दूंगा जो आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे एक इवन नंबर है, जैसे हिंदी में हम सम संख्या कहते हैं, इसे हम सम संख्या कहते हैं। और एक ऑड नंबर होता है जिसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। हाँ, अब इसको हम लोग सीधा सीधा ना धनात्मक की कैटेगरी में रख सकते हैं ना ऋणात्मक की, क्योंकि ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों कंसीडरेबल होते हैं। धनात्मक भी कंसीडरेबल होते हैं, ऋणात्मक भी कंसीडरेबल होते हैं, इसलिए एक तरफ रख पाना मेरे बस का नहीं है। अब मैं जब डेफिनेशन दूंगा, अभी जनरल डेफिनेशन, बाद में इसको और डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इवन नंबर के बारे में आपको बताता हूं, सम संख्या। सम संख्या क्या है? जनरली हम लोगों ने पढ़ा होगा इवन नंबर को, ऐसी संख्या जो कि क्या होती है बताइए? जो 2 से पूर्णतः कट जाए वह आपकी इवन नंबर है। ऐसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। मतलब सम संख्या हमेशा 2n के रूप में होती है। 2n का मतलब होता है n कोई भी नेचुरल नंबर हो या n कोई इंटीजर हो, आप n को कोई इंटीजर बोल दीजिए। अगर n कोई पूर्णांक है तो उस पूर्णांक में आप 2 से भर गुणा केवल कर दें तो वह संख्या सम बन जाएगी। परिभाषा कैसे देंगे हम इसकी? हमने कहा मतलब कोई भी संख्या आप लिखें, यदि किसी संख्या के अंत में, ध्यान से देखिएगा, अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आए, कोई संख्या के अंत में क्या आए बताइए? 2 आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो कन्फर्म है कि वह संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। और अगर 2 से कट गई तो वह आपकी क्या है बताइए? वह आपकी सम संख्या कहलाएगी, वह आपकी इवन नंबर कहलाएगी। इससे बाद में डिविजिबिलिटी का भी हमें फायदा मिलेगा। और देखिए सेकंड, इसका अगला पार्ट क्या है? ऑड नंबर, जिसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। हाँ, विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या निश्चित तौर पर सम संख्या से, या तो सम संख्या क्या है? 2n है। सम संख्या से या तो एक ज्यादा होगी या तो एक कम होगी। कोई भी सम संख्या में एक जोड़ दें या घटा दें तो वह संख्या आपकी विषम हो जाएगी। जैसे 4 एक सम संख्या है, 4 में 1 कम कर दो 3 हो गया, 4 से 1 जोड़ दें तो कितना हुआ? 5। दोनों परिस्थितियों में आपको एक विषम संख्या प्राप्त होगी। हमने कहा अंत में ऐसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आए, वह संख्या क्या है बताइए? वह संख्या आपकी विषम संख्या है, वही संख्या आपकी ऑड नंबर है। इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, समझ रहे हैं?
आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको बातें समझ में आई होगी। सम समझ में आया, विषम समझ में आया, इसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन इतना जरूर दिमाग में रखिएगा, सम हो या विषम हो, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोग कन्फर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि बात की नहीं बताइए? मैंने आपको जैसे जैसे समझाया इस हिसाब से अपना पॉइंट करते चलिए, लिखते चलिए। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। क्लियर हो गया? तो सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। मतलब अगर आप एक स्ट्रक्चर पर पहुंचे हैं तो स्ट्रक्चर आपको लगभग मैंने सब क्लियर कर दिया। अब आप लोग थोड़ा सा मेरी बात को एकदम क्लियर करिए और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, ये थोड़ा सा जो आपने पढ़ा इससे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट नज़र आएंगे, फिर एक एक फैक्ट को हम लोग लेंगे, इस पर प्रश्न भी लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन में अगर हम लोगों ने डिस्कस किया तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा कि जो मेन ग्रुप है, मेन समूह है, वो आपकी सम्मिश्र संख्या कहलाई। क्या कहलाई? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को मैंने दो भागों में बांटा। एक आपका रियल नंबर हुआ, रियल नंबर जिसे आपने वास्तविक संख्या कहा, वास्तविक संख्या कहा। हाँ थोड़ा इसको समझ लीजिए आप लोग। एक आपका इमेजिनरी नंबर हुआ ना, इमेजिनरी नंबर हुआ जिसे हम लोगों ने क्या कहा बताइए? काल्पनिक संख्या कहा, काल्पनिक संख्या कहा, काल्पनिक संख्या। फिर हमने कहा कि हम रियल को दो भागों में बांटे। एक आपका रैशनल नंबर हुआ, रैशनल नंबर जिसे हिंदी में हमने परिमेय संख्या कहा, परिमेय संख्या। एक दूसरा इरैशनल नंबर हुआ, इरैशनल नंबर हुआ जिसे हमने अपरिमेय संख्या कहा, अपरिमेय संख्या कहा। रैशनल नंबर को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक आपका इंटीजर बना जिसे हम पूर्णांक कह रहे थे, और एक आपका फ्रैक्शनल बना जिसे भिन्नात्मक कह रहे थे। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है। और ये क्या था बताइए? पूर्णांक था। पूर्णांक को हमने तीन भागों में बांटा, एक जीरो बना, एक पॉजिटिव बना, एक नेगेटिव बना। यहाँ से शुरू किया तो सबसे पहले होल बना, मतलब पूर्ण बना। फिर नेचुरल हुआ, नेचुरल हुआ। प्राकृतिक जिसे हम लोगों ने कहा, प्राकृतिक। फिर आपका प्राइम हुआ जिसे अभाज्य बोला हम लोगों ने, ठीक है? क्या बोला? अभाज्य। ध्यान से देखते जाइएगा तो मैं इसके रिलेशंस को समझाता हूँ। इसके बाद फिर आया कंपोजाइट ना, कंपोजाइट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य। इतनी बातें समझ में आ रही सबको? अब इसके बाद भी मैंने अभी दो कैटेगरी और आपको इंटीजर के बताए, जिसमें एक कैटेगरी आपकी क्या बनकर आई? ये देखिए, दो कैटेगरी आपकी बनकर आई कि नहीं बनकर आई? इधर बनाते हैं ना। एक बनकर आई इवन सम जिसको कहेंगे, और एक बनकर आई ऑड जिसे हम लोग विषम कहेंगे। इतनी कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस करी किसके बारे में? नंबर के बारे में। अब इनका जैसे हम एक रिलेशन, इंटर रिलेशन से अगर हम लोग डिसाइड करें तो कुछ ऐसे हैं, जैसे यहाँ से चीज़ें जनरेट होनी शुरू हुई, यहाँ से बंटवारे होने शुरू हुए। अब इन बंटवारों को जैसे हम थोड़ा सा अपने घर की परिस्थिति के हिसाब से रिलेट करें, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हों और आपके पिताजी दो भाई हों, तो आपके पिताजी अगर कहें हम उन्हीं के पार्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उन्हीं के अंश है, उन्हीं के पार्ट है। चाचा जी भी कह रहे हैं उन्हीं के पार्ट हैं, लेकिन दादाजी कहते नहीं अकेले मेरे ये हैं, तो ये ऐसा नहीं कि इनको ये बदमाश है, इसको हमसे कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत बात है। इसी तरह से यहाँ पर भी है। हम सभी वास्तविक संख्याओं को कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, लेकिन हम कह दें क्या सभी कॉम्प्लेक्स नंबर केवल वास्तविक होती हैं, तो गलत बात है। मतलब नीचे वाला पूरी तरह से ओबे करेगा, आज्ञा मानेगा ऊपर वाले को, लेकिन अगर ऊपर वाले को अगर केवल कह दे कि हम नहीं, इन्हीं की केवल हमें हमारे पार्ट है, तो बाकी ये गलत बात है। अगर हम कह दें सभी काल्पनिक संख्या भी कॉम्प्लेक्स होती हैं, यह सही है, लेकिन क्या सभी सम्मिश्र संख्या काल्पनिक होती? नहीं, गलत बात है। मैंने कहा सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती, हाँ होती हैं, लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है? नहीं, गलत बात है। मैंने कहा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती हैं, हाँ होती हैं, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती हैं? नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती हैं? हाँ होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक होती? हाँ होती हैं। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएं तो हम यस एक्सेप्टेड होगा, यस एक्सेप्टेड होगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ अगर आए तो हमेशा कहें कि यही होगा, तो गलत बात है। ये चीज़ हमको समझना है, इस चीज़ को डिसाइड करना है हम लोग को, और इसी के आधार पर हम कई लेवल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो अगला थॉट ऑफ, मतलब वर्गीकरण तो हमने जनरली बता दिया आपको, लेकिन अगले थॉट ऑफ प्रोसेस में हम आपको कई चीज़ें स्पष्ट करेंगे। जैसे
कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो पॉइंटर्स होते हैं, जैसे फैक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स होते हैं अबाउट नंबर, हाँ, अबाउट नंबर्स, जिसमें हमें कुछ नंबर बहुत ही ध्यान से डिसाइड करने होंगे। जैसे कौन कौन से नंबर? एक तो हम लोग जैसे डिस्कस करें किसके बारे में? प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर बहुत ज़रूरी है, प्राइम नंबर। दूसरा हम कंपोजाइट नंबर, कंपोजाइट मतलब भाज्य और अभाज्य के बारे में हम डिस्कस करें। तीसरा हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इवन एंड ऑड के बारे में डिस्कस करें, इवन ऑड नंबर के बारे में। और नेचुरल होल के बारे में डिस्कस करें, नेचुरल होल के बारे में इंडिविजुअल डिस्कशन बहुत जरूरी है, उनकी परिभाषाओं को लेकर, उनसे रिलेटेड। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले केवल परिभाषा बता दे और उसी से एग्जाम कनेक्ट कर जाता था, लेकिन अब एग्जाम के नेचर को आप देखिए तो एग्जाम का नेचर भी स्टैंडर्ड हुआ। अभी एक एक परिभाषा को, जो एक एक डिफिनीशंस हैं, उनको लेकर गहराई से, उनके बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके वैज्ञानिकों के बारे में, उनकी जानकारियाँ जितनी ज़रूरी हैं, उन सब को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसके अलावा भी देखिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है किससे? रैशनल इरेशनल से, रैशनल इरेशनल से, हाँ, मतलब परिमेय अपरिमेय से जो प्रश्न बनते हैं, और साथ साथ रियल से भी जो प्रश्न बनते हैं, रियल नंबर से। इन सब नंबर के ऊपर हमें इंडिविजुअल डिस्कशंस करने हैं, जिसमें प्राइम से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जनरेट होती हैं, जैसे को प्राइम आपने सुना होगा, जैसे आपने ट्विन प्राइम सुना होगा, आपने रिलेटिव प्राइम सुना होगा, ठीक है, रिलेटिव प्राइम सुना होगा। इन सब नंबर्स के बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है। अब जब नंबर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएंगे तो इनके कैलकुलेशंस भी स्टार्ट होंगे, और इनके कैलकुलेशन में आपको नंबर के कुछ और फीचर नज़र आएंगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नज़र आएगा, या परफेक्ट नंबर नज़र आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नज़र आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नज़र आएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर नज़र आएगा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर नज़र आएगा। तो ये सब नंबर भी स्पेशल नंबर इस समय आपके सामने आ रहे हैं, तो इनको भी हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो हमारी अगली क्लास में हम इंडिविजुअल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम एक एक करके हर एक परिभाषा को स्पष्ट करेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी होगा, इस समय परीक्षाओं के ट्रेंड के लिए ज़रूरी होगा जी, सब के बारे में। तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ये आपके लिए, मतलब ये प्लानिंग, अगर किसी को डाउट लग रहा हो कि इस प्लानिंग में नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए तो मुझे बताइए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एकदम इंटर रिलेशंस, एक हर एक नंबर का परस्पर संबंध क्या है। जितने प्रकार के नंबर हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, जो ऊपर पीछे मैंने क्लासिफिकेशन दिया है, उनके परस्पर रिलेशंस क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन परस्पर रिलेशन, जो इंटर रिलेशंस हैं, वो भी एकदम अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। ये एडवांस की क्लास होगी 7 बजे। आपको टाइमिंग कंफर्म कर दूं, टाइमिंग ब्रेक नहीं होगी, टाइमिंग यही चलेगी। फिर से आप दिमाग में रख लीजिएगा, हम लोग किस बैच पर पढ़ रहे हैं? कोर कॉन्सेप्चुअल बैच। इसका मुझे लगता है कि अब प्लानिंग स्पष्ट हो गया होगा। क्लासेस आपकी 2 चल रही हैं, 12 बजे अरिथमेटिक की चल रही है, और एडवांस की क्लास आपकी 7 बजे से चल रही है। आप सभी लोग यहाँ पर कनेक्ट रहिए, प्रतिदिन क्लासेस में रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। कल मुलाकात होती है, अभी शाम में एडवांस मैथ की क्लास में फिर से मिलते हैं।